Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. तपन, सबसे पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी आईटी सेक्टर पर। अभी टीसीएस के नंबर्स आए हैं और हम देख रहे हैं बाकी तमाम आईटी कंपनी में आईटी मेजर्स के एडीआर जो है उसमें भी गिरावट है। सेंटिमेंट आईटी के लिए कमजोर होंगे, लेकिन आपने कैटेगोरिकली आईटी सेक्टर को लेकर आपका कम भरोसा जो है वो जताया था और कहा था कि मानसी मुझे नहीं लगता कि आईटी के लिए यहां से इमीडिएटली कोई अपमूव्स नजर आ सकते हैं। अब सेंटिमेंट क्रिएट करने वाला नतीजे थे। इनफैक्ट टीसीएस के नंबर्स से ही अर्निंग सीजन की शुरुआत हो चली है और अगर टीसीएस के नतीजों में कुछ एक आध चीज अच्छी आ जाती तो फिर सेंटिमेंट एटलीस्ट बेहतर होता। भारतीय बाजार को इसी बूस्ट की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तपन, आईटी सेक्टर पर अपना टेक और उसके बाद फिर इंडेक्स पर भी हरीश से बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, टीसीएस के रिजल्ट ने एक चीज तो बताई दी कि वीकनेस है, और काफी टाइम से मैं यही बोल रहा था जो वीकनेस दिख रही है वो अक्रॉस द बोर्ड टीसीएस के वर्टिकल और काफी बड़े स्टॉक्स की बात करना, इन्फोसिस और विप्रो सब जगह वर्टिकल में आएगी। क्योंकि जो बड़ा इम्पैक्ट था, जो मैंने 3 फैक्टर पहले भी बोले थे कि यूएस में अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होगी कंपनीज की, अगर तो वहां आईटी को बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और जो टीसीएस ने बोला भी है कि उनके कंज्यूमर अभी तक बजट एलोकेट नहीं कर रहे उस तरह से, वहां से कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। और उसके वजह से आप देखिए कि हायरिंग में कि आप देखिए तो बहुत ही म्यूटेड उन्होंने कह सकते हैं कि आउटलुक दिया है। और एक्चुअली सैलरी हाइक तो नॉर्मली आ जाती, तो उन्होंने हाइक भी आप कह सकते थे पोस्टपोन किया है। तो दिखाते कि मैनेजमेंट ही पूरा अनसर्टेन है कि यहाँ से क्या होगा। एआई का बड़ा इंपैक्ट आ ही रहा है। उन्होंने भी बोला कि भाई हमारे एआई के वर्टिकल अच्छे चल रहे हैं, लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ हम लोग कहते हैं ना बैक ऑफिस है, हम लोग एआई बनाते नहीं है। एनवीडिया बढ़ रहा है क्योंकि वो चिप बनाता है, हम लोग चिप नहीं बनाते। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हम लोग तो ज्यादा कहते हैं ना कि स्टाफ अपॉइंट करके हम लोग ये काम करवाते हैं। तो यहाँ इम्पैक्ट आएगा और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रुकेगा, ये थोड़े क्वार्टर्स तक चलेगा क्योंकि ये पूरा अभी एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है आईटी में। और एआई का इम्पैक्ट, फिर डिस्क्रिशनरी वहां स्पेंडिंग का इम्पैक्ट, प्लस डॉलर डी वैल्यू, वो भी एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस तरह से ट्रंप अभी टैरिफ लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉलर डी वैल्यू आगे जाके और होगा। तो ये सब इम्पैक्ट देखे मुझे टीसीएस का भी जो कल रिजल्ट था, मैंने कमेंट्री भी सुनी, मैनेजमेंट बिल्कुल भी वो कहते हैं ना इतने होपफुल नहीं दिख रहे। तो आई थिंक वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। टाटा एलेक्सी का भी सेम रिजल्ट आया, आपने देखा कि नो इतना कुछ दिखा नहीं। ऑफकोर्स उनका खास करके नो ऑटोमोबाइल्स पे ज्यादा फोकस है, लेकिन ओवरऑल मुझे आईटी सेक्टर में यहाँ कहते हैं ना नमाई लग, यानी डाउनफॉल ज्यादा दिख रहा है ना कि अप। तो वन हैज टू बी केयरफुल स्पेशली फॉर द लार्ज कैप कंपनीज। दिन पहले जहाँ पे एफआईज जो है चर्न कर सकते हैं आईटी से बैंकिंग स्पेस में, तो बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। निफ्टी बैंक में उतना भी कोई पैनिक का मोड नहीं है। अब ज़रा बताएं कि बैंकिंग स्पेस को आप फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं अभी। जी सर जी, देखिए जैसे आपने बोला ना कि आईटी और बैंकिंग दो मेजर सेक्टर होते हैं जहाँ एफआई की बाइंग होती है। और वहाँ अगर आईटी वीक होता है तो ऑफकोर्स शिफ्टिंग बैंकिंग में आपने सही बोला है। तो बैंकिंग ऑफकोर्स फंडामेंटल देखो तो काफी अच्छे स्पेस पे दोनों प्राइवेट और पब्लिक बैंक, और काफी अच्छी तरह से डबल डिजिट में हम लोग ये क्वार्टर में भी अगर रिजल्ट आते हैं तो जैसे रिजल्ट आएंगे लग रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ हम लोग दिख पाए। एनपीएस काफी हद तक कंट्रोल में है, अभी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जीडीपी में। तो मुझे एनपीएस भी कंट्रोल में ही लगेंगे इस टाइम भी। और वहां यहाँ एक चीज थी देखा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इंपैक्ट आएगा क्योंकि रेपो रेट कट का, लेकिन वो क्रेडिट ग्रोथ होगा ना तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स ऑफसेट कर पाएंगे। तो वो एक अच्छी चीज है। प्लस जो खास करके पब्लिक बैंक देखेगा आप लोग, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया तो उनके क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा अच्छे दिखेंगे। बैंकिंग ऐसा सेक्टर ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ की लिक्विडिटी अगर आप देखो तो बैंकिंग सिस्टम में, जो एक तरह से इनका बड़ा प्लस पॉइंट है। और धीरे धीरे अगर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बढ़ रही है तो कुछ एक्सपांशन हर एक एसएमई और सब करेंगे तो लोन और बहुत कुछ बढ़ सकते हैं। इवन रियल एस्टेट के बढ़ने की वजह से बैंक्स में आप कह सकते क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा। तो ओवरऑल मैं ऑफकोर्स काफी बुलिश हूँ बैंकिंग सेक्टर में, और इवन एनबीएफसी सेक्टर दोनों एज अ सेक्टर नो आई थिंक ये एक सेफ बेट रहती है इन्वेस्टर के लिए जब आईटी इतना वीक रहता है। तपन जी, आपसे जरा व्यू जानना चाहेंगे। वैसे बड़ी कंपनीज में मतलब अब ये काफी करीब से जानती है प्रिया नायर कंपनी को, तो अच्छा ही है कि अंदर से ही किसी को प्रमोट करके कार्यभार सौंपा गया है। आप कैसे देख रहे हैं इस चेंज को, और एचयूएल के शेयर पर अपना व्यू भी दीजिएगा।
जी अभिषेक जी, देखिए प्रिया नायर जी ना आई थिंक 30 साल का एक्सपीरियंस है उनको यही नो डिवीजन में, और एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट वुमन है जो नो कह सकते हैं एमडी सीईओ बनेंगे, तो काफी नो अच्छा है एट द एंड ऑफ द। लेकिन मुझे यहाँ प्रॉब्लम एक्चुअल एज अ स्टॉक यहाँ ज्यादा लग रही है, क्योंकि ना आप देखिए तो 2% वॉल्यूम ग्रोथ रहता है इनका नो, और जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब हमारा जीडीपी 7%, 6.5% से ग्रो कर रहा है तो काफी म्यूटेड ग्रोथ है। इवन लास्ट टाइम जितना मुझे याद है मैनेजमेंट ने इबिटा में गाइडेंस में भी नो ड्रॉप आया था, और मैनेजमेंट ने बोला कि थोड़ा प्रेशर आए, होपफुली ये इन्फ्लेशन कम होने की वजह से वहां प्रेशर अभी कम होगा। लेकिन जो डिमांड रिकवरी अभी आगे जाके आएगी उससे देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ग्रोथ कैसा रहेगा। देखो नए एमडी सीईओ के लिए बहुत टफ जॉब है, क्योंकि इनका अगर आप कुछ सालों से भी वॉल्यूम पिकअप देखें ना 2 से 4% के आसपास है, तो एक्चुअली जब तक वहां वॉल्यूम पिकअप नहीं होगा ये स्टॉक प्राइस भी मूवमेंट होंगे। 3 साल से एक्चुअल ने कोई इतना खास रिटर्न दिया नहीं है। सो एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो नो मैं हमेशा ये देखूंगा कि वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप हो रहा है, मार्जिन पिकअप हो रहा है कि नहीं। मार्जिन इस बार शायद पिकअप हो जाए, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ में इतना लग नहीं रहा है। सो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक अभी भी मेरे हिसाब से अवॉइड है, क्योंकि एफएमसीजी में काफी सारे कंपनीज हैं। अगर आप देखो जो क्वार्टरली अपडेट आए जो काफी डबल डिजिट में ग्रोथ दे रहे हैं, तो वन शुड अवॉइड एचयूएल फॉर अभी के लिए। तो के लिए मेटल स्टील माइनिंग के लिए आपकी राय क्या होगी? जी मानसी जी, देखो मेटल सेक्टर शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करो तो थोड़ा पॉजिटिव लुक ही मुझे लग रहा है आउटलुक, क्योंकि देखिए चाइना में भी ना काफी सारी एक्टिविटी अभी हो रही है। वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ वापस लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की बात करे, तो वहां से एक फैक्टर रहेगा जो मेजर फैक्टर रहता है ओवरऑल मेटल सेक्टर के लिए। तो वहाँ एक है। प्लस अगर आप देखो तो नो डॉलर डीवैल्यू है, तो वो भी इनडायरेक्टली मेटल सेक्टर को इम्पेक्ट कर रहा है। लेकिन हाँ कुछ कुछ जैसे ट्रम्प ने वो लास्ट टाइम कॉपर पे टैक्स लगाने की, टैरिफ लगाने की बात की, तो उससे थोड़ा इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर अक्रॉस द हम लोग बात करें नो एल्यूमिनियम कॉपर स्टील, वहां तो वहां अभी थोड़ी पॉजिटिव है। तो यहां से मुझे 10-15% आप कह सकते हो थोड़ा ऊपर रेंज अभी भी दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट बुलिश, क्योंकि कभी ना कभी टैरिफ का इम्पैक्ट हर जगह आएगा। जैसे जैसे वो 1 अगस्त से लागू होगा तो थोड़ा इम्पैक्ट स्टील में भी पड़ेगा, आगे जाके एक क्वार्टर में दिखेगा अपने को। तो मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म है तो पॉजिटिव, लेकिन लॉन्ग टर्म में आई विल बी कॉशियस। फिर किस तरह से नो ट्रेड एक्टिविटी जा रही है, बिजनेसेस जा रहे हैं, उसके बाद आई थिंक वन शुड टेक अ डिसीजन। इसको तपन जी आप कैसे देख रहे हैं? क्या जी का शेयर आज गिरेगा या फिर आज चढ़ेगा? क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा है कि चंद्रा परिवार को लेकर अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आई है तो शेयर में हमने रिएक्शन पॉजिटिव देखा है। जी अभिषेक जी, मैं आपसे एग्री करता हूं कि यहाँ थोड़ा रिवर्स इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। लेकिन अगर जी लिमिटेड ओवरऑल में स्टॉक की भी बात को, हमारी आगे भी बात हुई ना, देख प्रोमिसेस बहुत आ रहे हैं इस कंपनी के एंड से, और ना काफी हद तक उन्होंने बोला कि काफी बड़े प्लान्स हैं और ऑपरेटिंग लॉस 50-60% कट करेंगे एंड ऑल दैट। और ये जो प्रेफरेंशियल की बात थी, वारंट की बात थी, वो भी आया था। अभी चलो वो तो लग रहा है कि अभी तो नहीं होने वाला है, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा शॉर्ट टर्म में शायद पॉजिटिव हो। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी भी नो एज ए इन्वेस्टर आपको पहले देखना चाहिए कि किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, क्योंकि नो ऑपरेशन लॉसेस 50-60% से कट करना इट्स नॉट ईजी। और जब आपके पास जियो हॉटस्टार और वो सब इस तरह से जबरदस्त कॉम्पिटिशन दे रहे नेटफ्लिक्स से लेके, तो डिफिकल्ट हो जाता है। और मैनेजमेंट काफी पहले भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, और देखो वो बोल रहे कि एड रेवेन्यू 10% से आसपास नेक्स्ट ईयर से बढ़ेंगे, ऐसी बातें चल रही है। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सही में क्या हो रहा है वो देखना जरूर है। तो एज ए इन्वेस्टर चले शॉर्ट टर्म मूवमेंट आएगा, मे बी ऊपर के साइड आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एज ए इन्वेस्टर आपको देखना पड़ेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या वो जिस तरह से गाइडेंस दे रहे लॉसेस कम करने का, प्लस एड रेवेन्यू बढ़ाने का, और बाकी सब जो गाइडेंस दिए वो क्या खड़े हुए उतरते हैं कि नहीं। अदरवाइज तब तक नो इन स्टॉक को इग्नोर ही करना चाहिए। आप ओएमसी को कैसे देख रहे हैं? जी ओएमसी को तो काफी अच्छा फायदा होगा अभिषेक जी। देखिए $70 के आसपास घूम रहा है ऑयल, और वो मुझे लग रहा है कि यहीं घूमेगा। काफी रिपोर्ट तो ऐसे भी आ रहे हैं कि $60 तक चला जाएगा। अब देखते होता है कि नहीं होता है, लेकिन इस लेवल पे तो ऑफकोर्स ओएमसी को तो काफी फायदा है, क्योंकि देखिए अगर ऑयल 70 के आसपास रहते हैं तो इन लोगों को ऑलमोस्ट 5% का मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता है। इनकी किनकी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे HPCL, BPCL, IOC, इन सब की बात कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है और काफी रिकवरी भी हो जाती है। देखो आपको भी पता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी स्ट्रगल करती है रिकवरी में, तो वहां भी उनको फायदा हो जाएगा। और एलपीजी की भी अंडर रिकवरी जो कॉन्फर्सेशन था वो भी आगे जाके बोल
बोल रहे हैं कि भाई आएगी, गवर्नमेंट ने बोला है ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का एक बड़ा बर्डन है, वहां भी एक रिकवरी आ सकती है। तो इन ऑल ये सब पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से जितना कंटिन्यू करेंगे ये, आई थिंक 1-2 क्वार्टर और रहेंगे तो आई थिंक ओएमसी के फाइनेंशियल्स का और बैलेंस शीट काफी ठीक ठाक रहेगी। सो एज ए अगर इस लेवल पे अगर बात करें तो वन शुड होल्ड ओएमसी अगर उनके पास है, इवन नीचे के लेवल पे वन शुड बाय ऑल्सो। ये तीनों बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों को बेनिफिट रहेगा लोअर क्रूड प्राइसेस का। तपन, एक बार ग्लेनमार्क फार्मा पे आपकी क्या राय है, जरा बताएं। देखिए, ग्लेनमार्क के लिए ये एक बहुत ही अच्छी डील है क्योंकि उससे इनको फायदा काफी होगा और ये जो डील है ना उसके वजह से इनको अपफ्रंट के ना मार्जिन में भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम लोग और बात करें तो ये स्टॉक देखो 16-17% ऑलरेडी भाग चुका है, लेकिन Q4 रेवेन्यू भी देखो वो थोड़ा म्यूटेड था और यहाँ से देखना पड़ेगा कि आगे जाके ये क्वार्टर भी रिजल्ट कैसे रहेगा। देखो इनका काफी हद तक पोर्टफोलियो ना कैंसर पोर्टफोलियो पे डिपेंडेंट है, तो उसमें भी उनको ना कुछ अप्रूवल मिले यहाँ से कि नो नए पैटर्न के लिए, तो वो भी उनको एक फायदा रहेगा आगे जाके। लेकिन अभी जो वैल्यूएशन और वो सब देख के मुझे ऐसा लगे कि अभी होल्ड कर सकते हैं। नई बाई के लिए मैं अभी यहाँ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक है तो आप होल्ड कीजिए। स्टॉक में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं अभी इसमें। तपन, जरा फार्मा की डेटा की बात करें क्योंकि अनिश्चितता आती है टैरिफ से फार्मा को लेकर। अभी तक भी कुछ अनाउंसमेंट मेजर नहीं आया है। ट्रंप ने कहा है कि 200% टैरिफ लगेगा, लेकिन ये 12 से 18 महीना में लगेगा। तो कितना इंडिया पे वैलिड पड़ेगा, कितना इंडियन प्लेयर्स को पड़ेगा, तो अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन फार्मा एज अ स्पेस, खास करके अगर आप सीडीएमओ की बात करें या बात करें इस सेगमेंट में, तो यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक्स एक्चुअली फंडामेंटली अच्छे लग रहे हैं डिस्पाइट ग्लोबल मैक्रो न्यूज़ जो भी आए? तो आपको कौन सा लगता है कि फंडामेंटल अच्छा पिक होना चाहिए फार्मा में, तपन, आपके लिए? जी शरद, देखिए जैसे आपने बोला कि 200% टैरिफ वो पॉसिबल नहीं है, वो तो हमें और आपको भी पता है और काफी टाइम से पिछले 3-4 महीने से ट्रम्प ये बोल रहे हैं। लेकिन चलो वो साइड में रखते कि उस तरह का टैरिफ नहीं आएगा, तो ओवरऑल मुझे यहाँ काफी हद तक फार्मा सेक्टर में तो मैं बुलिश ही हूँ। और देखिए उसके रीजंस हैं, अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द कंपनी नो अपना जो यूएस एक्सपोजर है वो बढ़ा है और नो उनके जो नए पेटेंट आ रहे हैं और प्लस जो पाइपलाइन है पूरी वो बहुत ही अच्छी है। खास करके मैं अगर 3-4 स्टॉक के नाम दूं तो सिप्लाई मुझे अच्छा लग रहा है, लुपिन अच्छा लग रहा है, सीडीएमओ बिजनेस जो आपने बोला वो बहुत ही अच्छा है। वहां एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंपनीज के लिए, उसमें सिंजिन इंटरनेशनल मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि China+1 अगर काम करेगा और तो इसमें इंडिया को बेनिफिट होगा। और सीडीएमओ बिजनेस में सही में अभी क्या हो रहा है कि कैपेसिटी हम लोग हो गई है ऑलमोस्ट नो, अभी कैपेक्स डाल दिया है, अभी एग्जीक्यूशन का मामला है। तो काफी हद तक अगर आप डीवीस भी देखो या सिंजिन देखो, इवन लॉरस लैब देखो, उन्होंने कैपेसिटी काफी इंप्लीमेंट की है। अभी यहाँ से वो एग्जीक्यूशन की ओर जाएंगे तो वहां मुझे मार्जिन एक्सप्रेशन दिख रहा है। और सिंजिन खास करके क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बड़े बड़ी फार्मा कंपनी चाहती है कि कहीं ना कहीं ना वो कॉस्ट कटिंग करे, तो वो सीडीएमओ अच्छा रहता है। तो सीडीएमओ बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ जो चुनिंदा शेयर मैंने ऑलरेडी जो नाम दिए वो भी अच्छे लगे। फार्मा एज अ सेक्टर आई थिंक आपके पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और जो टैरिफ की बात है वो तो जब आएगा तब देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक व्यू आपसे चाहिए तपन जी, जिलेट के शेयर को लेकर। जिलेट हमने देखा था कि ऑपरेशनल अपडेट्स भी इसके जो नतीजे पिछले आए थे वो अच्छे आए थे जिलेट के और शेयर चला था अच्छे से। मई के निचले स्तर से तो तगड़ा रिटर्न है। क्या आपकी राय होगी इस पर? जिलेट इंडिया नो एक तरह से कहते हैं ना कि एक तरह से एफएमसीजी स्टॉक ही है, वन टाइप ऑफ। और नो जैसे आपने बोला काफी अच्छा रिजल्ट है, ऑलमोस्ट 13% का अगर आप देखो तो क्लाइंब हुआ था रेवेन्यू में। पैट बहुत अच्छा 60% से बढ़ा था और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री जो लग रही है ना वो भी ठीक ठाक है, उससे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। हाँ उनके कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कुछ बढ़ गए तो वहां उनको वो बोल रहे कि वो कंट्रोल में लाएंगे। लेकिन जो अभी के माहौल है और जिस तरह से एफएमसीजी और ये सेक्टर पूरा एज अ सेक्टर बढ़ रहा है, आई थिंक जिलेट एक तरह से ना स्टॉक है जो आप होल्ड कर सकते हो क्योंकि नो एक टेलविंड लग रहा है इस सेक्टर में। तो जिलेट यहाँ से थोड़ा अभी भी मुझे लग रहा है। क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ आगे जो बात करें वो काफी डबल डिजिट में रहेगी, वैसे मैनेजमेंट भी बोले। सो यहाँ से मुझे अभी तो होल्ड ही लग रहा है फॉर नियर टाइम।